सो हाय एवरीवन। तो यार बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है। और उसी में मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ अगेन फिजिकल केमिस्ट्री, जहां पे हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन भी। और पहले की तरह हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम भी जानते हो कि पीवाईक्यूज बिना किए तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं यार। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है, ये आई थिंक 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कह रहा है 4d 5f 5p 6p ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है डिक्रीजिंग एनर्जी में। यार यहां पे तुम लगाते हो ऑफ बॉब प्रिंसिपल, ठीक है। यहां पे तुम लगाते हो ऑफ बॉब प्रिंसिपल, और ऑफ बॉब प्रिंसिपल में सबको पता है कि एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है n+l, ठीक है। n+l, और जिसका n+l की वैल्यू सेम होती है तब उसके n की वैल्यू ही देखी जाती है। चलिए जी, तो सबसे पहले मैंने 4d को कैलकुलेट किया, तो इट इज 4 प्लस spd यानी कि 2 यानी कि 6 हो गया। उसके बाद आपने देखा 5p को, तो 5p 5 प्लस sp यानी कि 1 6 अगेन हो गया। यहां पे n+l की वैल्यू सेम आ रही है, तो आप 5p वाले को हायर ग्रेटर एनर्जी पे रखोगे क्योंकि इसका n बड़ा है। उसके बाद बच्चों 5f पे आते हैं। 5f की बात करेंगे तो इट इज spdf 5 प्लस 3 यानी कि 8, और द लास्ट इज 6p विच इज 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। नाउ बच्चों सबसे बड़ा हो गया 8, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा आ गया 5f, ठीक है। फिर उससे छोटा आ गया बच्चों 6p, 6p से छोटा आ गया बच्चों 5p, एंड देन आ गया बच्चों 4d। जरा देख लो कोई आंसर आपका मैच कर रहा है। 5f 6p 5p, यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, ए करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन नीट में बहुत कॉमन है यार, बहुत ज्यादा ही कॉमन है, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जहां पे एक ही रिएक्टेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो और उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, है ना। सेम रिएक्टेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। चलिए जी, अगर मैं यहां पे Cu की बात करूं, +1 से +2 और 0, तो यहां पे देखोगे तो चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और यहां पे देखोगे तो चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन है। हेंस पहला वाला आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। जी हाँ, मल्टीपल आंसर्स है तो और भी चेक करना पड़ेगा सारा कुछ। सेकंड वाले में MnO4 2 नेगेटिव यार, ठीक है। अगर मैं बात करूं MnO4 2 नेगेटिव में मैग्नेट में, तो यहां पे हम कह सकते हैं इट इज प्लस का 6 -8, उधर जाएंगे प्लस का 8 -2 प्लस का 6। यहां पे इट इज +7 और यहां पे इट इज +4। तो देखोगे +6 से +7 इज इंक्रीजिंग यानी कि ऑक्सीडेशन, +6 से +4 इट इज डिक्रीजिंग यानी कि रिडक्शन, यानी कि ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। थर्ड वन KMnO4, यहां पे आपका +7 है, यहां पे आपका पॉजिटिव कितना है जल्दी से मुझे बताइए। इट इज 1 सेकेंड, इट इज +7 एंड इट इज +6, ठीक है, एंड इट इज +4। अगर ध्यान से देखोगे तो 7 से 6 इज रिड्यूसिंग एंड +7 से +4 इज अगेन रिड्यूसिंग, दोनों में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा, मतलब ये नहीं हो सकती। फोर्थ वन ये है आपका, यहाँ पे +7, ये आपका +2 और ये आपका +4। बच्चों दो अलग अलग रिएक्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट में तो केवल एक ही है। तो इस वाले का तो हो रहा है, मतलब पहले तो इस वाले का हो रहा है क्या, रिडक्शन, और दूसरे वाले का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, बिकॉज यू मस्ट हैव द सेम रिएक्टेंट, तो ये भी नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है, ए और बी, किस में है, ऑप्शन नंबर ए में सही है, बिल्कुल सही बात है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के क्वेश्चन वेरी वेरी कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से। यहां पे हमें दिया हुआ है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, जहां आइसोथर्मल कह दिया वहां dt 0 होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है जी। लेकिन ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पे हमसे dt vt पूछा हो, 0 क्या होगा, हमसे न्यूमेरिकल पूछा है। अ गैस एट 300 केल्विन, आपको t की वैल्यू दे दी 300 केल्विन विच इज कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपेंशन दे दिया आपको, तो डेल्टा v की वैल्यू आ गई फाइनल माइनस इनिशियल 0.25 -0.10 इक्वल्स टू 0.15 का लीटर एक्सपेंशन है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। बच्चों अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो जो भी वर्क डन होगा वो कैसा होगा, W इरिवर्सिबल होगा।
डब्ल्यू इरिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है माइनस में पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी। बहुत सुंदर, फॉर्मूला पुट कर देते हैं माइनस में पी एक्सटर्नल की वैल्यू हमारी कितनी कितनी है 2 बार, और ये है हमारा 0.15 लीटर, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 0.30 लीटर बार। ऊपर हमें वैल्यू दे रखी है, लीटर बार को आप कन्वर्ट कर सकते हो जूल में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.30, नॉट 1000, इट इज 100, तो आपका आंसर आ जाएगा जूल में, यानी कि माइनस का 30 जूल इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी चेक वंस, जी हाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, बातें पकड़नी है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल है, जहां कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आ गया वहां डब्ल्यू रिवर्सिबल निकलेगा, जहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा वहां पे डब्ल्यू रिवर्सिबल निकलेगा। डब्ल्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला बहुत ही अलग है एज कंपेयर टू डब्ल्यू इरिवर्सिबल, ये याद करना आसान भी है। अगला सवाल नेक्स्ट बच्चों, फॉर द सेल रिएक्शन, हमें एक सेल रिएक्शन दे रखी है फॉर द 2 मोल्स ऑफ आयरन के आयन के लिए, हमें ई नोट सेल दिया हुआ है एट 298 केल्विन, हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है फॉर द सेल रिएक्शन। यार ऐसे केस में आप डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नोट सेल। ठीक है जी, सिंपल फॉर्मूला सबको पता है। यहां पे हमें निकालनी है, हमारे पास एन की वैल्यू है 2 फॉर द 2 मोल्स ऑफ आयरन आयंस कर रहे हैं, है ना। एफ की वैल्यू है 96,500, बिल्कुल सही बात है। ई नोट सेल में दे रखा है 0.24, आई थिंक मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा देख लेना। इट इज माइनस का 48 इंटू में 965, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, जितना भी आगे चेक कर लो एक बार, समथिंग अराउंड 48,000, है ना, क्योंकि 965 में 1000 मान लेते हैं तो 48 के समथिंग आएगा, मतलब कि 48 नहीं आएगा पूरा, 46 के समथिंग आएगा। अच्छा, तुम्हें आंसर दे भी रखा है, आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा नो डाउट, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद 46,000 भी आ रहा है ना, तो आप किलो जूल में कर रहे हो, तो ए इज द करेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा लेना। चलिए जी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नाइस। बच्चों अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज आर ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए, इनमें से किस में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, ये पहली बार क्वेश्चन नहीं आया था, ये आया था मेरे ख्याल से 2000, ये जो क्वेश्चन है शायद लास्ट टाइम आया था 2020 में, ठीक है, 20 या 19 में आया था, उससे पहले भी आया हुआ है ना, पाई बॉन्ड्स के ऊपर। अब जरा ध्यान देना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप O2 बनाओगे, N2 बनाओगे ना, तो O2 में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं भाई, ध्यान देना। अगर मैं O का केस लूं तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना, 2 बार हो जाएगा क्योंकि O2 की बात कर रहे हैं, 1s2 2s2 2p4। अब लास्ट में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये है 8, ठीक है। अब आप कुछ भी बनाओगे ना, 8 इलेक्ट्रॉन को अगर आप अरेंज करोगे तो सिग्मा वाले में भी जाएंगे, पाई वाले में भी जाएंगे, तो इसके जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी बन रहा होगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, वहां सिग्मा होगा और पाई भी होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं N2 की बात करूं, सो इट इज 1s2 2s2 2p3, और इट इज 1s2 2s2 2p3, ये हो गए 6। अगर 6 हो गए तो भी 2 और 2 तो जाएंगे पाई वाले में, 2 जाएंगे सिग्मा वाले में, तो जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा भी होंगे और पाई भी होंगे, खाली पाई नहीं हो सकते। जब मैं बात करता हूं बच्चों C2 की, तो C2 में होता है 1s2 2s2 2p2। अब यहां मजे की बात आ जाती है, देखो कैसे, 1s2 2s2 2p2। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं MOT के हिसाब से, तो ये आएगी सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ठीक है। हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो फिर चलेगा तुम्हारा क्या, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, और फिर आएगा तुम्हारा कौन सा, सिग्मा 2pz में 2, क्योंकि यहां पे कितने हैं टोटल, 4 हैं, तो ये आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि 4 तो यहीं भर गए आपके, टोटल 4 ही तो है पी में आपके, तो यहां पे कहीं भी सिग्मा आ ही नहीं रहा है, मतलब जो भी दोनों डबल बॉन्ड बन रहे हैं दोनों के दोनों पाई है, सिग्मा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए कार्बन 2 इज द C2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, डन है बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9, the solubility product, यार solubility product सबको याद है ना, हम लोग सब जानते हैं solubility product में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सो इन इक्विलिब्रियम इट इज Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव, ठीक है। जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे K की वैल्यू जो आती थी हमारी, वो आती थी Ca2 पॉजिटिव, ठीक है,
OH नेगेटिव की पावर 2 और डिवाइडेड बाय CaOH के ट्वाइस की कांस्टेंट वैल्यू। क्योंकि ये कांस्टेंट होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसको उधर भेज देते हैं, तो ये टोटल बन जाता है KSP इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू दी पावर, जो भी वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। KSP में निकालना है, हमें CA की और OH की कंसंट्रेशन चाहिए, वो कितनी है, अब वो कैसे निकालें। अब ध्यान से देखना, यहां पे हमें दे रखा है pH इज इतना, CaOH का pH दे रखा है। अच्छा जी, तो हमें CaOH का pOH भी तो पता होगा, कितना हो जाएगा 14 - 9, pOH की वैल्यू आ गई 5। इस बेसिस पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव विल बी 10 टू द पावर -5, क्योंकि तभी pOH ये पॉसिबल है। सबको पता होगा pOH का फॉर्मूला भी यही होता है, माइनस में लॉग, ठीक है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। क्लियर है बात, ठीक है। तो OH की कंसंट्रेशन आ गई, OH नेगेटिव की आ गई इतनी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा अगर ये टूटेगा CaOH का ट्वाइस, तो ये बनाएगा क्या, Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये अगर x है तो ये 0 0 है t इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा, t इक्वल्स टू t पे ये कितना हो गया, x माइनस एल्फा गिव्स 2 अल्फा। बात समझ में आ रही है। अब अगर ये 2 अल्फा किसके इक्वल है, 10 टू द पावर -5 के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 5 की बाय 2। यानी कि हमें Ca2 पॉजिटिव की भी मिल गई और OH नेगेटिव की भी मिल गई। यहां तक बात सबको क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी लगा देते हैं फॉर्मूले में। तो KSP का फॉर्मूला हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव कितनी हो गई यार, ये हो गई आपकी 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका हो गया 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर। यानी कि टोटल आपका KSP की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 टू द पावर -15 डिवाइडेड बाई 2। ये मतलब आप लिख सकते हो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -15, मैच करोगे तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से आगे केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स से हर साल तुम्हें क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और जहां तक है ज्यादातर मैंने जो देखा ना नीट में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ध्यान रखना। यहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, ठीक है जी। तो सबको पता है रेट कांस्टेंट की हमें वैल्यू दे दी आपको के, हमें पूछा है टाइम रिक्वायर्ड, है ना, टाइम रिक्वायर्ड हमसे पूछा है। तो हमें सबको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग बेस 10 की पावर a इनिशियल अपॉन में फाइनल। सब जानते हैं इतनी बात, ठीक है। हमें इस केस में बोल रखा है 99% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट हो गई है, तो मान लेते हैं मेरे पास a है जो a से b बन रहा है, ठीक है। एट t इक्वल्स टू 0 इट इज 100 एंड इट इज 0, एट t इक्वल्स टू t इट इज, क्योंकि 99% कंप्लीट हो गया है तो इट इज 1 एंड इट इज 99, ठीक है। तो आपको इनिशियल वैल्यू मिल गई, फाइनल वैल्यू मिल गई, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अगर मिल गई तो जरा डायरेक्टली पुट कर देते हैं, 2.303 t एज इट इज, t की वैल्यू में बतानी है, लॉग बेस 10 ये आ गया आपका 100 अपॉन में 1, क्योंकि फाइनल आपकी 1 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t इंटू में 2 log 10 विच इज 1। तो फाइनली आपके k की वैल्यू आ जाएगी 4.606 अपॉन में t, और यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 4.606 अपॉन में k। आंसर मैच कर लेते हैं, आई थिंक b इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट। ओके, b नहीं है, अच्छा b नहीं है, अभी c है यार, ठीक है ना, c वाली वैल्यू करेक्ट एकदम। चलिए, तो c इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यार इसको देखने के लिए आप देखते हो अपना रॉल्स लॉ का ग्राफ, है ना, नेगेटिव डेविएशन करता है कि पॉजिटिव डेविएशन करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी सॉल्यूशंस जिनका नेगेटिव डेविएशन जाता है रॉल्स लॉ से, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा वो करेगा वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इनका रॉल्स लॉ ये नेगेटिव डेविएशन में शो करते हैं। अगला सवाल आ गया बच्चों तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स से अगेन। फॉर द केमिकल रिएक्शन दिस द करेक्ट ऑप्शन दिस, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना। तो रेट के ऊपर क्वेश्चन है यार ये, है ना। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो सबको पता होगा यहां पे रेट निकालने का फॉर्मूला जो होता था, हम लिख सकते हैं, अच्छा रिएक्टेंट्स के लिए केवल नेगेटिव होता है, ये शो करने के लिए कि रिएक्टेंट साइड है ना, बैकवर्ड में, और फॉरवर्ड वाले में पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता था यहां पे इसको क्या, कि dN2/dt
नेगेटिव में, विच कैन बी इक्वल्स टू 1/3 नेगेटिव में dH2 ओवर dt इक्वल्स टू 1/2 dNH3 ओवर dt। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इस वाले पे पॉजिटिव रहेगा, दोनों पे नेगेटिव रहेगा। अब जरा चेक कर लेते हैं किस केस में है। तो यहां पे माइनस ये सही है, लेकिन यहां पे इसमें माइनस लगा दिया, गलत हो गया। सेकंड वाला माइनस N2 में सही है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखिए, गलत हो गया। ये वाला सही है, मेरे ख्याल से पूरा सही है, पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, डन। नीचे वाला क्यों गलत है समझ में आ रहा है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल बहुत ही सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। सबको पता है हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स NH3। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा। नॉर्मली इसके 3 मोल, इसके 2 मोल बनाते हैं। हमें मोल बनाने हैं अमोनिया के 20, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को बाय 10 से क्वांटिटी को, तो हमारे पास आ जाएगा 20 मोल्स ऑफ NH3 बनते हैं जब 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। और हमसे यही पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। डेल्टा मिक्सचर, डेल्टा S फॉर मिक्सचर। यार मिक्सचर के लिए एंट्रोपी कभी जीरो नहीं होती है ना, एंट्रोपी हमेशा मिक्सचर के लिए बढ़ती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है तो क्या आप डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी को नेगेटिव कहेंगे? बात समझो मेरी, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है, तो वो कैसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। और अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू जीरो। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम कैन बी जीरो, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी गलत है। फाइनली आपका आंसर बचा डेल्टा एच मिक्स, मतलब डेल्टा मिक्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज जीरो, यस इट कैन बी पॉसिबल। चलिए 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स H2O एंड HF। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप H2O को ब्रेक करते हो तो यार क्या बनेगा आपके पास, H पॉजिटिव बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। आपको क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस बताना है। इनमें से कौन है कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, नेगेटिव आयन, ठीक है। पहले वाले से OH नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगले पे जाओ, अगला है हमारे पास HF। HF को अगर मैं देखूं, इट इज H पॉजिटिव एंड इट इज F नेगेटिव, तो यहां से हो गया कॉन्जुगेट बेस ये, ठीक है जी, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। तो मैं क्यों ना सी आंसर लगा दूं, करेक्ट वन, डन है बात। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ गया चार्ज्ड कोलॉइड सॉल्ट से। विच मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज सॉल्ट, कोलॉइडल सॉल्ट, ठीक है। सबको पता होगा नेगेटिव चार्ज सोल या फिर पॉजिटिव चार्ज सोल तब बनता है जब हम एक्सिस में लेते हैं अपना डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, विद कॉमन आयन, ठीक है जी। और यहां पे मेरे ख्याल से ऐसा ही हो रहा है। अगर तुम इस रिएक्शन को करोगे AgNO3 प्लस में Ki को, ठीक है, तो यहां पे आपका बनेगा AgI प्लस में KNO3। अभी जो AgI बनेगा ना, ये नेगेटिव सॉल्व बनेगा क्योंकि ये सराउंडेड होगा बाय I नेगेटिव, बिकॉज दिस इज एन एक्सिस डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है ना। तो यहां तक ये बात हमें समझ में आ गई है। हमसे पूछा है विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, है ना, नेगेटिवली चार्ज हमें बताना है। ये तब बच्चों हम लोग तब कहते हैं किसी मिक्सचर को नेगेटिव चार्ज सॉल्व बनाने के लिए जब उसका जो एक्सिस में है ये हाई मिलीमोल्स में है। समझ रहे हो बात को, मतलब अगर किसी के मिलीमोल्स, अगर किसी डिस्पर्जन मीडियम के मिलीमोल्स हाईएस्ट हैं तो हम कहते हैं कि वो मोर एक्सिस में है और वो नेगेटिव चार्ज सॉल्व बनाएगा। जल्दी सारे केस देख लो, किस केस में Ki के मिलीमोल मैक्सिमम है। इसमें आ रहा है मिलीमोल कितना इसका, अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 को, इट इज 7.5, ठीक है। उसके बाद इट इज 100 इन केस में, इस केस में 100 है, इस केस में अगेन 75 है, और इस केस में ये तुम्हारा हो गया कितना, 5। दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम मैक्सिमम है तो नेगेटिव चार्ज सोल आराम से बनेगा, तो मैं कह सकता हूं बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जनरली चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉलॉइड इज ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम, जो भी बोला। मिलीमोल ऑफ K इज मैक्सिमम इन ऑप्शन 2, सो एक्ट एज ए सॉल्वेंट एंड अनायन नेगेटिव इज एड्सॉर्ब बाय द कॉलॉइड, क्लियर है, दैट्स इट। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये आगे तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। What is the correct electronic configuration of the central atom in K4FeCN6? तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए इसके ऊपर चार्ज देखना पड़ेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो इट इज नथिंग बट FeCN का 6 के ऊपर -4 नेगेटिव, ड्यू टू विच Fe इज 2 पॉजिटिव। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में Fe क्या होता है बच्चों, 4s1 3d5 होता है, लेकिन Fe 2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूंगा सो इट इज नथिंग बट क्या, 3D में 4। ठीक है यार, इट इज 3D में 4, यही बात है। चलिए जी, यही बात है। अब हमें इसमें बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, कैसे बताएंगे। चलिए, ये तुम्हारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, सबको पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब हम जाते हैं अपने डीजेनरेसी में, तो वहां पे दो डी ऑर्बिटल जो होता है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है ना, एक तो हो जाता है तुम्हारा T2G, एक हो जाता है तुम्हारा EG। ठीक है, सबको पता है, ये वाली बात नहीं पता। एक तुम्हारा होता है EG, एक होता है तुम्हारा T2G। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें यहां पे साफ साफ पता है। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड यार, मैंने Fe की वो गलत लिख दी यहाँ पे, है ना, मैंने क्रोमियम का लिख दिया। इसको ठीक कर लेना, पहले इसको ठीक कर लेते हैं, जस्ट मैंने भी चेक किया। ठीक है ना, तो 4s2 3d6, ठीक है ना, सो 4s2 3d6 होता है, यहां पे रह जाएगा 6। ठीक है ना, चलिए, अच्छा 6 रह जाएगा। अब सबको पता है कि जब डीजेनरेसी में डी ऑर्बिटल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें, दो पार्ट में स्प्लिट होता है। ठीक है, EG और T2G। और सबको पता होगा कि EG की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है T2G से, और ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पहले कहां पे आते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में। तो जितने भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी D6 में, वो सारे आके नीचे बैठ जाएंगे इसके तीन, ठीक है ना, ऑर्बिटल में। और T2G में 6 हो जाएंगे और EG में 0 रह जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग हम B इज द करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है पेपर में। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। PCl5 सबको पता है क्या है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है। ठीक है, इसमें 3 तुम्हारे इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और 2 तुम्हारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं। सबको याद होगा, हमने पढ़ा था कि PCl5 को थोड़ी सी हीट मिलती है, PCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना, वो खिंच जाते हैं बहुत ज्यादा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा था। ठीक है ना, जब खिंच जाते हैं ना तो बॉन्ड बहुत ही वीक हो जाते हैं, है ना, सबको पता होगा। तो ये टूट के तुरंत PCl2 बन जाता है, Cl2 इसमें से अलग हो जाता है। चलिए, खैर बात करते हैं। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड PCl मेक द एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। दिस इज द पार्ट ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर वाला, है ना, हॉरिजॉन्टल वाला शो कर रहा है, तो ये बिल्कुल 120 डिग्री में शो करेंगे। दैट्स इट, है ना। ये तो एक्सियल है ना, इक्वेटोरियल तो सारे 360 पे देखेंगे तो 120 शो करेंगे। टू एक्सियल, अच्छा, अब जो एक्सियल वाले हैं, वर्टिकल वाले हैं, ये बिल्कुल 180 बना रहे हैं, नो डाउट 180 बना रहे हैं, सही है। एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अभी समझाया था, खिंच जाते हैं ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक्सियल वाले खिंच के लंबे हो जाते हैं, लंबे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, अभी तो बताया था रिएक्टिव है। PCl2 बन जाता है, सॉरी PCl3 बन जाता है, Cl2 अलग हो जाता है। तो ये वाला इज द गलत, यानी कि यही हमें आंसर बताना था, हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला, ठीक है, चलिए, विच विल मेक बेसिक बफर। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन बेसिक बफर बनाएगा। अगर सभी को नहीं पता है तो बता देता हूं कि बेसिक बफर कब बनता है यार। बच्चों, बेसिक बफर तुम्हारा बनता है किससे, ये बनता है तुम्हारा वीक बेस, ठीक है, प्लस में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सभी को याद होगा, ये बेसिक बफर है। और जब हम एसिडिक बफर की बात करते हैं तो उसको उल्टा कर लेते हैं, है ना, तुम्हारा यहां पे हो जाता है वीक एसिड प्लस में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, मुझे चारों केस दे रखे हैं, मुझे बताना है किस केस में बेसिक बफर बनेगा। सबसे पहले पहले वाले की बात करते हैं, है ना। तो पहले वाले में मैं NaOH की रिएक्शन करवा रहा हूं CH3COOH से। यहां मेरे पास बनेगा CH3COONA, ठीक है, प्लस में मेरे पास बनेगा H2O। मेरे पास जो बन रहा है ये क्या है मेरे पास, दिस इज सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, पहले वाले को हटा दो। दूसरा वाला केस CH3COOH प्लस में NaOH, ठीक है, फिर से यही काम कर रहा हूं, है ना, फिर से यही काम कर रहा हूं। तो मेरे पास फिर से CH3COONA प्लस में H2O बनेगा, हटा दो।
थर्ड वाला आ जाओ। मेरे पास है NH4OH जिसको मैं कर रहा हूं HCl से, और मेरे पास बन रहा है NH4Cl। बच्चों क्या ये सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड है? दिस इज अ सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl का एसिड है ये, है ना, सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहली कंडीशन मेरी जुड़ चुकी है कि मेरे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। अब मुझे वीक बेस भी चाहिए, और वीक बेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन क्या ये मेरे फाइनल सॉल्यूशन में होगा? ये मुझे लिमिटिंग रिएजेंट वाली कंडीशन से पता चलेगा। चलिए जी, मेरे पास NH4OH थर्ड केस में कितना है? अगर मैं मिलीमोल देख लूं मल्टीप्लाई करके मोलरिटी और इसकी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 मिलीमोल आ जाएंगे NH4OH के, सॉरी 20 NH4OH के और 10 इसके। ऐसा करने पर साफ साफ दिख रहा होगा आपको NH4 से ही NH4Cl बन रहा है, तो हाँ सॉरी HCl से ही, तुम्हारा Cl से ही NH4Cl बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके 10 मिलीमोल बनेंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। सबको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है NH4Cl इतने बन रहे हैं, तो मेरे पास NH4Cl तो है ही, मेरे पास 10 मिलीमोल ऑफ वीक बेस भी रह जाएंगे रिएक्शन में इनटू द प्रोडक्ट में। जब ऐसा होगा तो मेरे पास दोनों की कंडीशन आ गई, वीक बेस की और सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या मैं कह सकता हूं थर्ड वाला केस बेसिक बफर बना के दे देगा? बिल्कुल बना के दे देगा। फोर्थ वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फोर्थ वाले में स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे से बेसिक बफर नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, मैच द जिनॉन कंपाउंड्स इन कॉलम 1, ठीक है, विद इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम 2। अच्छा, तुम्हें स्ट्रक्चर बताने, सारे के सारे तुम्हारे जिनॉन के कंपाउंड्स हैं, एक एक करके बताते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। FeHCl4 में ऊपर नीचे लॉन पेयर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, ठीक है ना, 6 वाले में। उसके बाद तुम सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर को देख लिया करो, जहां तुम्हें ये आंसर मिला ए का सेकंड 2 पार्ट में, ये हटा दो ये हटा दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें किसका बहुत ही कॉमन ज्यादा पता है? देखो XeO3 का बहुत ही कॉमन है ना, क्योंकि तुम्हारी टेट्राहेड्रल सॉरी पिरामिडल शेप बन जाएगी, क्योंकि ऊपर लोन पेयर हो जाएगा, 3 ही बॉन्ड है क्योंकि, ठीक है ना। ये तुम्हारा वो हो जाएगा किसकी तरह? NH3 वाले की तरह, ठीक है ना, स्क्वायर पिरामिडल सॉरी पिरामिडल शेप, ठीक है। तो डी तुम्हारा हो गया 1 पे, डी 1 पे हो गया, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ ज्यादा देखने की जरूरत तुम्हें थी ही नहीं, ठीक है। चलिए, द मैग्नेट एंड द परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, चलिए जी, मैग्नेट और परमैग्नेट, ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव। अच्छा, मैग्नेट और परमैग्नेट आयंस में पूछा क्या है कि वो टेट्राहेड्रल होते हैं, और ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस देखो, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज का ओवरलैप होता है, बात तो सही है। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ये बात गलत है, क्योंकि पाई बॉन्डिंग तो होती है परमैग्नेट में, है ना, डबल बॉन्ड। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीज के p ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, d ऑर्बिटल्स होते हैं, जहां पे ओवरलैपिंग होती है, हटा दो। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, नहीं d ऑर्बिटल्स में d ऑक्सीजन नहीं d ऑर्बिटल्स नहीं होते ऑक्सीजन में, हटा दो यार, सिंपल सा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। MnO4 2 नेगेटिव तुम्हारा मैग्नेट है, और परमैग्नेट तुम्हारा MnO4 नेगेटिव है, ठीक है। सबको पता है यार, होती तो है यहाँ पे, ठीक है ना, तुम्हारा पाई बॉन्डिंग, लेकिन कैसे होती है ये सबको दिख रहा है, इसका p ऑर्बिटल और इसका d ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट स्टेबल, यार ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलिए, अगर तुम सब में केस में देखोगे तो SIGE तुम्हारे सारे उसमें आ रहे हैं, काशी गए संत पंडित वाले में, काशी गए संत पंडित, इन सबके पास d ऑर्बिटल है। अरे है कि नहीं है इन सबके पास d ऑर्बिटल? ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ठीक है। चलिए, d ऑर्बिटल। अब अगर मैं इन सब में d ऑर्बिटल देखूं, हमें बताना है इनमें से कौन सी नॉट स्टेबल है, इनमें से कौन सी नॉट स्टेबल है। अच्छा जी, अब ध्यान देना, SiF6 2 नेगेटिव, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। जर्मेनियम में Cl6 इट इज पॉसिबल, SnOH का 6 इट इज पॉसिबल। प्रॉब्लम तब आती है जब क्लोरीन आता है, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज है ना बहुत ज्यादा है, तो यहां पे एकोमोडेट नहीं कर सकता सिलिकॉन, है ना। तो लार्ज साइज होने की वजह से दिस वन इज द मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे।
अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन ई नॉट सेल इज इतना एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यार सबको पता होगा, क्यों इक्विलिब्रियम पे केसी यानी के इक्वल सॉरी के इक्यू के इक्वल हो जाता है, पहली बात। दूसरा, ई सेल यहां पे जीरो हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, ये सबको पता है। डायरेक्टली उठाओ फॉर्मूला लगाओ यार, ठीक है। तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है ई सेल का दिस, एट इक्विलिब्रियम पे क्यू को ई क्यू के से रिप्लेस कर दो, ई सेल को जीरो कर दो, फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा जीरो ई सेल माइनस दिस, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना तुम्हें, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है बस। तुम्हें क्या क्या यहाँ पे ई नोट सेल तो दे ही रखा था, ठीक है, तुम्हें ये वैल्यू भी दे रखी है टेम्परेचर वगैरह की, सॉल्व करो आंसर निकालो, डन है बात। सिंपल क्वेश्चन था। जहां भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो ना इनोट सेल वाली रिएक्शन में, अगर सॉरी क्वेश्चन में, अगर तुम्हें ये दो बात पता है ना, तुम आराम से क्वेश्चन लगा दो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगला सर स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, ठीक है, गैसेस स्टेट से। एक गैस है 350 केल्विन एंड 50 बार हैज मोलर वॉल्यूम इतने परसेंट स्मॉलर देन, मतलब कि ये जो हम बात कर रहे हैं रियल गैस की बात कर रहे हैं, एक गैस, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द आइडियल गैस, उसका जो वॉल्यूम है छोटी है, तो मैं ये कह दूं कि वी रियल इज 20% छोटी का मतलब छोटी है, देन वी आइडियल। जेड को कंपेयर करना है, जेड का फॉर्मूला होता है वी रियल अपॉन में वी आइडियल, ये सबको पता है। अगर वी रियल छोटा है तो z इज स्मॉलर देन 1, और z इज स्मॉलर देन 1 यानी कि जो हमारी रियल गैस है वो क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। यानी कि फोर्सेस बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स, तभी तो वॉल्यूम कम है उसकी, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है, ठीक है, आर डोमिनेंट। जरा चेक कर लो कौन से ऑप्शन में तुम्हें ये बातें मिल रही हैं, z स्मॉलर देन 1, यार सिंपल सी बात है, अगर v रियल छोटा तो z छोटा होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो z छोटा, अट्रैक्टिव फोर्स इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं। A compound is formed by the cation C and anion A. The anions form hexagonal clause packed lattice. तो अनायन यानी कि A कितने हो गए, 6 एटम्स हो गए, अच्छा HCB में 6 होते हैं। द cations ऑक्यूपाई 75% ऑफ द octahedral voids। यार हेक्सागनल में octahedral voids एटम्स के बराबर होती हैं, अच्छा जी, समझ गए जी, 75%, ठीक है जी। तो अगर मैं B को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं 6 का 75% निकाल लूं, है ना, सेम वॉइड्स होती हैं 6, लेकिन वो कह रहा है 75% को जो है वो घेर रही है, तो मैं कह दूं 6 इंटू 75 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 3 अपॉन में 4 यानी कि 18 अपॉन में 4 यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा, समथिंग अराउंड 9/2। सॉल्व मत कर लेना डेसिमल में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तुम कह सकते हो मेरा आ रहा है A6B में 9/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा A12B9, इसको आप रेशो में कर लोगे, सिंपलेस्ट रेशो में, सो इट इज A4B3। बताओ, सॉरी C की बात चल रही है यहाँ पे, A तो था ही नहीं, कटैन C था यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज C C C, तो ये हो गया तुम्हारा C3A4 कह सकते हैं, हैं जी, बताओ, C3A4 कह सकते हैं, क्योंकि कटाइन पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है, बात खत्म हो गई, C3A4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन विच केस द चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक्स का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। एंट्रोपी नेगेटिव का मतलब समझते हो, अगर एंट्रोपी नेगेटिव है ना तो प्रोसेस क्या तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस है, जबकि इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज स्पॉन्टेनियस, तो यहां तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज अगेन स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, ये भी नहीं हो सकता। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, यार ये भी एंट्रोपी नेगेटिव नहीं होगी, इट कैन बी पॉजिटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। आ जाओ नीचे। सबको पता होगा एंट्रोपी जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स के, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका डेल्टा एन जी जो आ रहा है वो आ रहा है 1 - 2 यानी कि -1, यानी कि डेल्टा एन जी इज नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा एस भी लेस देन 0 ही होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन जहां पे चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। सिंपल, सरल। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, which of the following series in of transition in the spectrum of hydrogen atom fall in visible region। theoretical question है, रटने वाला है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज तुम्हारी विजिबल रीजन में होती है, सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डजंट एग्जिस्ट, यार हीलियम, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हो तो 0 आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है,
जीरो हो जाएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है PYQ नीट में। आगे बढ़ जाओ। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का ट्वाइस इज दिस। अच्छा ठीक है, तो हमें NiOH की सॉल्युबिलिटी देखनी है। NiOH टूटेगा Ni2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव। अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी को स्टार्टिंग में S00 मान लूं, ठीक है ना, t इक्वल्स टू 0 पे, सो t इक्वल्स टू t पे इट विल बी S और 2S। अच्छा जी, ठीक है जी, हमें बताना है। अच्छा NaOH की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे NaOH टूटेगा तो Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये है हमारा NiOH था 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर माइनस में S। अच्छा एक सेकेंड, गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको ठीक कर लेते हैं भाई। हमें NaOH दिया हुआ था ना 0.1, तो ठीक है ना, NaOH हमें दिया हुआ था 0.1। चलिए जी, तो ये 0.1 था 0 0। अच्छा ठीक है, और अब अगर मैं बोल रहा हूँ 0.1 मोलर ऑफ NaOH की अगर मैं बात करूँ तो 0.1 माइनस में S इज इक्वल्स टू S और S, ठीक है। अच्छा हम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं NaOH में, क्योंकि वो कंप्लीट ब्रेक होता है, इट इज 0.1 नहीं। चलिए देखो जरा ध्यान से, अब हमारे पास S से S और 2S की सॉल्युबिलिटी मिली, NiOH ट्वाइस की, सही बात है। NaOH 0.1 से सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सो दिस विल बी लाइक 0.1 और 0.1 सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 0.1 और 0.1। हमारे पास टोटल हमें क्या निकालना है, आयनिक प्रोडक्ट निकालना है। तो आयनिक प्रोडक्ट जब निकालूंगा मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, Ni का 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव का ट्वाइस। हाँ Ni2 पॉजिटिव अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास S है, जबकि OH नेगेटिव हमारे पास 2S प्लस में 0.1 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं 0.1 को जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और जो मैं 2S ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास है फाइंड द सॉल्युबिलिटी। हमें S की वैल्यू निकालनी है और आयनिक प्रोडक्ट हमें दे रखा है विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15, है ना, और हमें S की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। चलिए जी, S मल्टीप्लाई सॉल्युबिलिटी जो भी होगी NiOH की विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस वी कैन सी कि यार S की वैल्यू बहुत छोटी होगी इन फ्रंट ऑफ 0.1, तो मैं इस 2S को नेग्लेक्ट कर देता हूं, ठीक है, और मैं यहां से निकाल देता हूं 0.1 का स्क्वायर। S की वैल्यू सॉल्व करूंगा, आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 मोलर, सही। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन आ गया, फिर से तुम्हें पता है तुम्हें क्या जीरो मानना है, तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना, डायरेक्टली इक्वेशन कर सकते हो इसको, तो ठीक है, तुम्हारे पास वही डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। क्यू को क्या मान लेंगे, के इक्विलिब्रियम मान लेंगे, डेल्टा जी फिर से जीरो हो जाएगा, जैसे तुम्हारा ई सेल जीरो होता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जहां पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाए ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, आपको BCC के केस में ए की वैल्यू दे दी और आपसे रेडियस पूछा है। यार सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबने याद कर रखा है रिलेशन, ठीक है। BCC के लिए √3a इज इक्वल्स टू 4r, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। पिकोमीटर में जो भी आंसर आएगा पिकोमीटर में ही आएगा। अच्छा तुमने डायरेक्टली सॉल्व भी नहीं किया हुआ, इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। अच्छा हमारे पास क्या क्या है, अमोनिया है, ओके, चलिए अमोनिया का हमें बताना है, सबका जीरो है ना, तो अमोनिया का जीरो नहीं है, ऊपर की तरफ है ना, लोन पेयर है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी कि BF3, ये जीरो है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, अब ये जीरो नहीं है, हटा दो यहां से। तीसरे पे आ जाओ,
नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, उसके बाद बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड का 0 होता है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का 0 होता है ना। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की, यार नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का 0 नहीं है। अच्छा 4 वाले को देखो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड 0 है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड 0 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0 है। यार फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस केस में ये भी नहीं है, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात, सबको पता है ये वाला 0 होता है, देख मतलब नाम से तुम्हें पता चलता है, तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। On electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrodes, the product obtained at anode will be। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कैथोड पे तुम्हें H2 गैस मिलती है और एनोड पे तुम्हें ऑक्सीजन गैस मिलती है, तुम्हें याद होगा, है ना, ठीक है ना। यहां से तुम्हें ऑक्सीजन गैस मिलती थी एनोड पे तुम्हें, ठीक है, और कैथोड पे तुम्हें मिलती थी कौन सी, H पॉजिटिव से हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, धन्यवाद। ऑक्सीजन गैस मिलेगी एनोड पे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following oxo acids of sulfur has peroxo linkage? यार peroxo linkage ढूंढना है। peroxo linkage तुम्हें सबको पता होगा, सिंगल एस वाले में तो मिलेगा नहीं, छोड़ दो इनको। 2s वाले में आ जाओ, peroxo linkage कहां मिलेगा उसमें भी। अगर मैं सबसे पहले पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को देख लूं, बहुत कॉमन यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर है, 2 सल्फर होते हैं क्योंकि 7 ओड नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो एक बीच में आता है लाइक दिस, ठीक है, और बाकी फिर वहां पे अरेंज हो जाते हैं लाइक दिस, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे लग गया और ये लग गया OH, मेरे ख्याल से इतना ही बनेगा, ठीक है ना, डन। ये यहाँ पे लग गया, ये यहाँ पे लग गया और ये यहाँ पे हो गया तुम्हारा OH, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें कहीं भी पेरोक्सो लिंकेज नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे वाले में आ जाओगे तो अब यहाँ पे आपको एक और ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, सल्फर पे आप जोड़ नहीं सकते, तो आपका अगला जो आएगा ना ऑक्सीजन वो बीच में आएगा, और जब वो बीच में आएगा तो यार जब बीच में आएगा वो, तो ये पेरोक्सो लिंकेज हो जाएगा तुम्हारा, हाँ है ना, ये तुम्हारा पेरोक्सो लिंकेज है, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 पॉजिटिव आयन। अच्छा जी ठीक है जी, तुम्हें आ जाओ जरा, मैग्नेटिक स्पिन निकालने का सबको फॉर्मूला पता है, n+2 अंडर रूट में, n यहां पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे, ठीक है जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सही है बात। Cr2 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हमें कितने होते हैं यार, Cr होता है तुम्हारा 4s1 3d5, यही होता है क्रोमियम, स्काई टीवी करोड़पति, ठीक है। आप अगर Cr2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इट विल बी लाइक 4s0 और 3d4, और 3d में अगर 4 है तो चारों के चारों अनपेयर्ड है, चारों के चारों अनपेयर्ड है, तो लगाओ फॉर्मूला 4 × 4 + 2 यानी कि 6, ये हो जाएगा 4 × 6 यानी कि तुम्हारा 24, 24 को सॉल्व कर लोगे कितना आएगा तुम्हारे 4.9 समथिंग आएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही बात है 4.9 आ रहा है। आगे बढ़ो। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, बच्चों फ्री एक्सपेंशन कहते तो W 0 हो गया, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल 0 होता है और ये 0 होता है तो W तुम्हारा 0 होगा। ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन यानी कि Q भी 0 होगा, W 0 Q भी 0। अब तुम्हें बाकी भी पता है, तुम्हारा T भी 0, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा U 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में आप अगर तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, तुम लोग क्या बोलोगे यार, डेल्टा U का फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या, क्या फॉर्मूला होता है, Q + डेल्टा W, ठीक है जी। तुम्हारा डेल्टा W भी 0 हो गया, तुम्हारा Q भी 0 हो गया, डेल्टा U भी 0 हो जाएगा, डेल्टा U 0 हो गया, तुम्हारा T भी 0 हो जाएगा, है ना, सारा कुछ तो 0 हो गया। अब आ जाओ देख लो, Q 0 डेल्टा T 0 W 0, पहला वाला सही हो सकता है, अगले वाले पे ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एडियाबैटिक में इसने दे रखा है Q तो चेंज हो रहा है, दूसरा ये भी नहीं हो सकता, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत ही सिंपल था। आइए द फ्रीजिंग पॉइंट, यार अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ बेंजीन इज इतना, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी ऑफ दिस इतना, सॉलिड ऑफ बेंजीन इतना, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन करो, ठीक है। हमें निकालना था यहाँ पे द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन दे रखा है हमें, ठीक है, Kf की वैल्यू दे रखी है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी का वैल्यू दे रखी है और हमसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा था, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन करो, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉर मोल्टन CaCl2, सबको ध्यान होगा यार, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ फेराडे निकालने के लिए हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फेराडे हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के इक्वल माने जाते हैं।
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहां पे अगर तुम देखोगे कैल्शियम के लिए तो गिवन मास है 20 और तुम्हारा इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इज अगेन 20 है ना। कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास तुम कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस यानी कि 2 एन फैक्टर यानी कि 20 आ जाएगा। और यहां पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू 1 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर 1 आ गया तो ये तुम्हारे फैराडे हो जाएंगे तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। सही बात है, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। An increase in the concentration of a reaction leads to the change in। अगर आप concentration किसी की बढ़ाते हो तो क्या चेंज होगा? अच्छा, क्या चेंज होगा उससे? एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? ये देख लो, क्योंकि अगर आपकी कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है मतलब आपकी अमाउंट चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है तो मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही चेंज होगी। हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सबको पता है सर, ठीक है, क्लियर है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डन। आगे बढ़ जाओ। मेरे पास एक मिक्सचर है N2 और AR मतलब कि नॉन रिएक्टिंग गैस का, दोनों के मुझे गिवन मास दे रखे हैं, टोटल प्रेशर दे रखा है, मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बताना है, मतलब कि मुझे P N2 बताना है। सबको पता होगा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P टोटल। काई ऑफ N2, तो N2 के मोल्स ऊपर 7/28 7/28 प्लस में 8 आर्गन की वैल्यू 40, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई P टोटल यानी कि 27 से। चलिए जी, तो ये आ गया आपका 1/4 अपॉन में 1/4 प्लस में 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7, यह आ जाएगा आपका 20, 5 + 4, ठीक है जी। अच्छा एक सेकेंड, इसके ऊपर आपका 1/4 भी तो था, है ना, तो यह आ जाएगा आपका 1/4 पूरे के डिवाइड में 20, 5 प्लस में 4 इंटू में 7, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू में 20/9 इंटू में 7, 4 5 जा, ठीक है, 5 7 जा 35/9, नहीं गलत आ रहा है क्या? अच्छा 27 था यार, ये 27 था, तो 9 3 जा 27, 15 बार इज द करेक्ट ऑप्शन, यही आ रहा है, धन्यवाद। आगे बढ़ जाते हैं। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगेन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाला, ठीक है ना, कोई भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा मतलब वो तुम्हारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। देख लेते हैं, प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स एंड आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, जब भी एसीटोन में ऐड करते हो तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा रॉल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यार नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स उसी के ज्यादा होंगे जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि n इज 1/m है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें मैक्सिमम बताना है तो मॉलिक्यूलर मास को कम होना पड़ेगा, क्योंकि सबका मास तो बराबर है, ऐसे केस में मॉलिक्यूलर मास देख लो। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास 108 है, इसका 24 है, इसका 16 है, इसका 7 है, सबसे कम मॉलिक्यूलर मास जिसका भी होगा नंबर ऑफ मोल्स उसके मैक्सिमम होंगे, यानी कि 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन। डन है बात, ठीक है, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आगे बढ़ जाते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, ठीक है, आपको मास नंबर दे रखा है, आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल है जो सबस्क्रिप्ट में यानी कि 71 है। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स से मास नंबर यानी कि 175 मिलेगा, ये अगर 71 है तो न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 175, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 104। चलिए जी, कोई भी चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि यही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो आपको सबसे बताने प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन हो गए आपके 71, 104, 71, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। धन्यवाद, आगे बढ़ जाते हैं। Which of the change, what is the change in the oxidation number of carbon in the following reaction? ध्यान दो, जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल से तो हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव बने, अगर हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव बने तो 4 पॉजिटिव बने, इट इज -4। आ जाओ प्रोडक्ट में, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +4, तो मेरे ख्याल से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, फॉर द रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन है, बताना करेक्ट ऑप्शन क्या है। यार ध्यान दो, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। हमें डेल्टा एस निकालना है तो डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एन जी के। यहां पे डेल्टा एन जी आपका आ रहा है 1 - 2, फिर से पहले भी हो चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कैसे ही -1, तो आपका डेल्टा एस भी नेगेटिव, सॉरी <0 होगा, नेगेटिव होगा। इस रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, पहली बात तो आपका फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, थर्ड वाला नहीं हो सकता, या तो सेकंड या फिर फोर्थ। अब आते हैं एच पे। ये सबको पता है Cl2 गैस को अगर मैं 2 Cl गैस में तोड़ूं तो ये
एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको तोड़ने, बॉन्ड तोड़ने के लिए रिएक्शन एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसका उल्टा करूं तो ये रिएक्शन हो गई आपकी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक से सिस्टम से हीट जाती है तो आप कहोगे नेगेटिव, नेगेटिव कहोगे तो लेस देन जीरो कहोगे, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक सेकंड, वन सेकंड, एक मिनट, हमें बताना है एच को नेगेटिव, तो यार फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। ठीक है ना, चलिए क्लियर यार। अगला सवाल, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिर से आ गया, हमें रेट बताना है, द रेट कांस्टेंट। ठीक है, के सबको पता है, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टी इंटू में लॉग इनिशियल अपॉन में फाइनल कंसेंट्रेशन। ठीक है, हमें ये दे रखा है, हमें टाइम रिक्वायर्ड बताना है ना, तो ये मुझे दे दिया 4.606 10 टू द पावर माइनस का 3, 2.303 अपॉन में टी मुझे बताना है, लॉग में टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2, इनिशियल था 2, फाइनल हो गया 0.2, 10 लॉग 10 1 होता है, सबको पता है। टी की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन में 4.606 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का कितना 3 इंटू में 1, ये कट गया 2 से, टी की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि टी की वैल्यू आ गई आपकी 500 सेकेंड्स, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना ही आ रहा है, डन है बात। अगला सवाल, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। यार बोर्स मॉडल वैलिड होता है हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है यार, है ना। आगे बढ़ जाता हूं। फाइनली हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। हमने 2 फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप 55 क्वेश्चंस के सेशन कर लिए। कल मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए 1 शॉट फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कर देंगे एक बार में। हमारे पास अब 2 ही दिन बचे हुए हैं, तो यार हम लोग करेंगे अब 1 शॉट, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय गाइस।